संगृहणी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही डरावना नाम है। जिसको भी हो जाती है तो बहुत उसको डॉक्टर भी डराते हैं। तो एलोपैथी में इसकी इतनी गंदी गंदी दवाइयाँ हैं कि वो दवाइयाँ एक बार उसको रिलीफ तो दे देती हैं, लेकिन वो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं बॉडी पे कि वो फिर आप उसको व्यक्ति को कभी भी ये तंदुरुस्त नहीं कर सकते हो। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ दोनों ही बड़ी डरावनी बीमारियाँ हैं। क्रोन्स डिजीज़ में छोटी आंत के भी अल्सर्स हो जाते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ बड़ी आंत के होते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी। डॉक्टर आज़ाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी सभी श्रोताओं को। डॉक्टर आज़ाद, आजकल एक बीमारी संग्रहणी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ये बीमारी क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? उधर संग्रहणी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही डरावना नाम है। जिसको भी हो जाती है तो बहुत उसको डॉक्टर भी डराते हैं और आसपास में जब वो पूछता है, क्योंकि लोगों को ये काफ़ी बीमारी कॉमन हो चली है अभी। तो जो सुनता है जो वो व्यक्ति कि ये तो ठीक नहीं होती और अल्टीमेटली बहुत ही पूरी उम्र जैसे आदमी एक हैंडीकैप्ड रहता है हर तरह से। ना तो उसकी सेहत बनती है, ना वो उसका पेट ठीक रहता है, ना उसका वो काम ढंग से होता है और फिर वो क्रैम्प्स की फीलिंग, दर्द की फीलिंग उसको लगातार पेट में रहती है और लैट्रिन में जाले और खून और पूरे का पूरा उसकी लाइफ जो हेल हो जाती है। और उसके बाद लाइफ तो हेल होती है, लेकिन जब वो मेडिकल प्रोफेशन के पास जाता है मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में एलोपैथी में, तो एलोपैथी में इसकी इतनी गंदी दवाइयाँ हैं कि वो दवाइयाँ एक बार उसको रिलीफ तो दे देती हैं, लेकिन वो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं बॉडी पे कि वो फिर आप उसको व्यक्ति को कभी भी ये तंदुरुस्त नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो संग्रहणी के सिम्टम थोड़े से दब जाते हैं, सिर्फ सिम्टम दबते हैं, वो क्योर नहीं होती। तो सिम्टम दबाने के लिए भी इतनी जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है और मिथोट्रेक्सेट है और पता नहीं 3 4 5 दवाइयाँ ऐसी हैं जो एक से ही बढ़कर एक टॉक्सिक हैं, जहरीली हैं, महंगी हैं और कोई क्योर नहीं देती। तो ये पूरे का पूरा एक डरावना दृश्य जो उस व्यक्ति के, और अल्टीमेटली वो व्यक्ति धीरे धीरे जब उसको एक होपलेसनेस कि उसको लगता है कि अब तो मेरी सारी ज़िंदगी ऐसी कटेगी और अल्टीमेटली वो कोलन कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। ये बड़ी आंत की बीमारी है बेसिकली। बड़ी वैसे तो 2 बीमारियों का नाम साझा संग्रहणी पड़ा हुआ है। क्रोन्स डिजीज़ बोलते हैं एक को बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ दोनों ही बड़ी डरावनी बीमारियाँ हैं। क्रोन्स डिजीज़ में छोटी आंत के भी अल्सर्स हो जाते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ बड़ी आंत के होते हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारियां दोनों, और दोनों बीमारियां जो हैं इसका कोई कारण किसी को पता नहीं। इतनी बात समझ आई है मेडिकल प्रोफेशन को कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब वंदना ये होता है कि आपके अपनी ही इम्यून सिस्टम आपकी अपनी ही बॉडी को डैमेज कर रहा है। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का जो ग्रुप है पूरा, ये बहुत बड़ा होता जा रहा है। डे बाय डे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसी प्रोपोर्शन में ये अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़, जिसको हम संग्रहणी बोलते हैं, ये भी बढ़ रही है। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में और कौन सी बीमारियाँ आती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठिया ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जैसे लंग्स का अस्थमा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अस्थमा दमा जिसको बोलते हैं हम लोग, दमा वो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। स्किन में सोरियासिस है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एक से एक ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो भी ठीक नहीं होता, पूरे डिसफिगरमेंट करता है। जैसे वो लिकोडर्मा जिसको फुलवेरी बोलते हैं, वो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। एक्जिमा है स्किन का, वो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है, ये डायबिटीज़ टाइप 1 है, जो बच्चों में डायबिटीज़ हो रही है, ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का एक कॉमन अंडरलाइंग कॉज क्या है कि आपकी बॉडी
आपके ही सेल्स को डैमेज किए जा रही है। वो जिसको बोलते हैं अब डिसओरिएंटेड इम्यूनिटी के इम्यूनिटी को ये समझ नहीं आ रही कि उसने उसने करना तो था बॉडी को डिफेंड, उल्टा वो बॉडी को डैमेज कर रही है। उसका कारण क्या हो रहा है ये भी कोई मेडिकल प्रोफेशन को समझ नहीं आया ज़्यादा, लेकिन अभी ढूंढ ढूंढ के कुछ लोगों ने इसका कारण निकाला है। उसको हम बोलते हैं लीकी गट। लीकी गट का मतलब है कि आपकी आंतों में जो प्रोटीन्स छण के जाने थे, यानी कि प्रोटीन्स के पहले जैसे प्रोटीन होता है पूरा माला सैकड़ों मोतियों की माला एक प्रोटीन है। वो प्रोटीन वो जो माला है वो पहले अकेले मोती में टूटेगी, अंतड़ी में जब खाना हजम होगा तो अकेला मणका ब्लड में जाएगा। तो ये होने की बजाय वो जब टूट रही है माला और जब वो गुच्छे से हैं तो वो लीकी गट होने की वजह से वो गुच्छे से ही खून में चले जाते हैं। तो वो बॉडी कभी टॉलरेट नहीं करती। वो बॉडी टॉलरेट इसलिए नहीं करती, अगर हमको मैकेनिज्म समझ आ जाएगा तो मुझे लगता है ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर सारे समझ आ जाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा था कि प्रोटीन्स जो होते हैं, पहली बात तो हम प्रोटीन्स की बात यहाँ से भी शुरू करनी चाहिए कि हर प्रजाति के प्रोटीन अपने अपने होते हैं। जैसे मनुष्य के प्रोटीन्स हैं वो किसी और प्रजाति के प्रोटीन से नहीं मिलते, ना बंदर से, ना कुत्ते से, ना हाथी से, उनके अपने अपने प्रोटीन्स हैं। लेकिन फूड सबका कॉमन है, फूड तो कॉमन खाते हैं हम लोग। हाथी भी वही फूड खाता है जो हम लोग खाते हैं, लेकिन हाथी के प्रोटीन हमारे प्रोटीन से बिल्कुल भिन्न है। इवन बंदर के प्रोटीन भी डिफरेंट है। बंदर हमारे सबसे क्लोजेस्ट है लेकिन उसके प्रोटीन भी डिफरेंट है। तो ये क्या होता है कि बॉडी किसी भी और प्रजाति के प्रोटीन को अपने प्रोटीन के साथ छाके चिपकने नहीं देती। क्यों नहीं चिपकने देती, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नेचर ने इतना फुल प्रूफ मेथड क्यों अडॉप्ट किया हुआ है कि वो किसी भी प्रजाति के प्रोटीन को दूसरी प्रजाति में जाके चिपकने नहीं देगी। क्यों? मान लीजिए मैंने मुर्गा खाया, मुर्गे का प्रोटीन मेरे प्रोटीन के साथ जाके चिपक गया। अब मुझे तो बच्चा भी पैदा करना है, तो मैं जो शुक्राणु पैदा करूँगा या मेरी वाइफ जो अंडा पैदा करेगी वो अगर मुर्गे के प्रोटीन वाला हो गया तो मेरा बच्चा क्या बनेगा, जाके मुर्गा बन जाएगा। तो ये है मैकेनिज्म। नेचर ने इसलिए इसको बोलते हैं प्योरिटी ऑफ स्पीसीज़, कि नेचर ने स्पीसीज़ की प्योरिटी को प्रिजर्व करने के लिए एक मैकेनिज्म बना दिया कि किसी भी और प्रजाति का प्रोटीन दूसरी प्रजाति में जाकर नहीं चिपक सकता। उसको ऐसा फुल प्रूफ कर दिया और उसके लिए उसने एक मैकेनिज्म बना दिया कि अगर वो चिपकने की कोशिश करेगा तो बॉडी उसको रिजेक्ट करेगी। वो है ऑटोइम्यूनिटी। कि मान लीजिए आपने फूड खाया, आपकी लीकी गट है। लीकी गट का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास हैंडपम्प नहीं होता था, उसकी अगर पानी में रेता आने लगता था तो हम कहते थे इसका फिल्टर लीक कर रहा है। ऐसे हमारी गट भी लीकी हो जाती है। तो उस लीकी गट में से वो प्रोटीन ज़बरदस्ती घुस जाते हैं। इससे पहले कि वो पूरा माला का एक एक मोती अलग अलग हो, मोती वही हैं, सभी प्रोटीन्स के मोती वही हैं। पूरे की पूरी जितनी लाइफ है, वंडरफुल फिनोमेना वंदना ये है कि वो मोती मान लीजिए 24-25 किस्म के मोती हैं। वो आप ऐसे इमेजिन करो जैसे एक जामुनी है, एक पिंक है, एक लाल है, एक नीला है, 24 रंगों के मोती हैं। उन 24 रंगों के मोतियों का मिलके ही सारा प्रोटीन बनता है हर प्रजाति का, लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग होता है। किसी का जो 1 नंबर पे वो 10 नंबर पे जाएगा, 10 नंबर वाला 20 पे जाएगा, ऐसे सिर्फ वो अरेंजमेंट फर्क डिफरेंस है, लेकिन वो मोती सेम है। कुदरत ने वो मोती सेम बनाया लेकिन प्रोटीन्स अलग अलग हैं। तो उन्हीं प्रोटीन्स को उन्हीं मोतियों को अरेंज करके वो प्रोटीन्स बनाती है। तो नेचर क्या चाहती है कि एक प्रजाति का प्रोटीन का जो मोती तो अलग अलग होके चले जाएं खून में, लेकिन इकट्ठे नहीं जा सकते। वो इकट्ठे जाएंगे तो फिर वो डिस्ट्रक्शन करेंगे, अगली जनरेशन को खतरा है, इसलिए बॉडी उसको बहुत स्ट्रांगली रिजेक्ट करती है। तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। बॉडी क्यों रिजेक्ट करती है कि ये प्रोटीन कहाँ से आ गया, इसको भगाओ, मारो इसको, ये नहीं था। तो इसकी वजह से वो जो जब कन्फ्यूजन होता है बॉडी को तो ऑटो इम्यूनिटी होती है। कन्फ्यूजन क्यों होता है? और वो लीकी गट की वजह से। अब लीकी गट की वजह से जो एनिमल प्रोटीन्स हैं, मेरी बॉडी का प्रोटीन
बकरे के प्रोटीन से बहुत पास पास में है, लेकिन वो पालक के प्रोटीन से बहुत दूर है। वो पालक तो कहाँ, पालक कहाँ, मैं बकरा और मैं को मैमल्स हैं वही, तो वो उसके उनके प्रोटीन पास पास में। तो वो जो एनिमल प्रोटीन हम खाने लगे ज़्यादा, तो एनिमल प्रोटीन जब वो अनब्रोकन हमारे खून में घुसते हैं तो वो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होगा, आप सबसे पहले करेंगे वो बोलेंगे कि एनिमल फूड खाना बंद कर दो। तो उसके इतने वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। जब हम दूध बंद करते हैं, नॉनवेज बंद कर देते हैं, तो वो जो ऑटोइम्यूनिटी होती है स्विच ऑफ हो जाती है। तो ये बात और मॉडर्न मेडिकल सिस्टम वाले पता नहीं क्यों नहीं करते। इतनी बात बड़ी छोटी सी बात है ये, या तो वो पढ़ते नहीं है या उनके कमर्स में फिट नहीं बैठ रहा, बस वो दवाइयाँ देते जाते हैं कि उसको दबा दो। हम क्या कर रहे हैं, हम जितने ऑटोइम्यूनिटी वाले आते हैं उनमें एनिमल प्रोटीन बंद करते हैं। और एक आजकल जो बहुत सारी शोध हुई है कि जो वीट प्रोटीन है, क्योंकि वीट भी मॉडिफाई हो गया बहुत, जो पुराना वीट था वो जो हम सदियों से खाते थे वो अलग था। अभी ये हाइब्रिड वैरायटी आ गई। पुराना वीट मुझे याद है बचपन में मैं देखा करता था, उसमें लगभग इतना लंबा होता था वीट का प्लांट, मतलब आदमी फुल खड़ा जस्ट उसका सिर दिखेगा उसमें। आज का वीट प्रोटीन घुटने तक भी नहीं जाता। तो ये नई किस्म का जो वीट प्रोटीन आया है, इसमें इसके में भी शोध हो रही है कि ये कोई नया सा प्रोटीन जो आ गया, शक्ल तो देखने की वीट की है लेकिन है कुछ और ही। तो उसके लिए हमारी जो पूरी की पूरी जो ह्यूमन ह्यूमैनिटी है वो उनकी बॉडी उसके ट्यून्ड नहीं है। ये नया प्रोटीन आ गया तो वो भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। तो इसलिए हम वीट प्रोटीन भी बंद कर देते हैं। हम वीट बंद कर देते हैं और साथ में दूध और नॉन वेज बंद कर देते हैं। और इतना बंद करने से और साथ में गुड फूड देने से वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो ये जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो बात कर रहे थे हम लोग, संग्रहणी का जो एलोपैथी में ट्रीटमेंट है वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री है। उसमें एक बार सिम्टम तो सप्रेस हो जाते हैं, एक बार आदमी को खून जाता है और वो जो जाले जाते हैं वो तो कम हो जाएंगे और दर्द पेट की ठीक हो जाएगी और पॉटी भी कम आने लगेगी, लेकिन तब तक रहेगा जब तक वो दवाई खा रहा है। जब दवाई छोड़ेगा तो फिर वो खाते खाते भी इवन, क्योंकि बॉडी जो होती है दवाई खाते खाते भी बॉडी को उसको रिजेक्ट करने लगती है। क्योंकि दवाई तो केमिकल है, तो बॉडी केमिकल को एक्सेप्ट नहीं करती। तो आप पाओगे कि संग्रहणी का जो पेशेंट है वो दवाई खाते खाते भी उसको रिलैप्स हो जाता है, यानी कि वो बीमारी फिर से उठ खड़ी होती है। या दवाई छोड़ेगा, कोई कम करने की कोशिश करेगा, उसको साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो वो छोड़ना चाहता है, जब वो छोड़ेगा तो फिर से वहीं पे आ जाएगा। हमारा जो एक्सपीरियंस है, जितने डाइट पे लोग काम कर रहे हैं या होलिस्टिक हेल्थ पे काम करते हैं हम लोग, हमारा एक्सपीरियंस है कि 1 साल के अंदर अंदर हम लोग इतने कॉन्फिडेंस से आप लोग कह सकते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो जो बहुत तंग कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। दे विल बी टॉलरेबल, कि आपको ऐसे लगेगा कि मेरी बीमारी जैसे गई, थोड़ा थोड़ा सा रह गया, और 1 साल में पूरी बीमारी जाएगी। और वैसे ही रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो सोरियासिस है, चाहे वो एक्जिमा है, चाहे वो एस्थमा है, चाहे स्किन की और जो ऑटोइम्यून टाइप डिसऑर्डर्स हैं, या ये संग्रहणी है। संग्रहणी में भी सारे के सारे पेशेंट जो है हमारे ठीक हो रहे हैं। तो ये जो बात हम पिछली बार भी कर रहे थे हम लोग, होल बॉडी को ट्रीट करने की, तो होल बॉडी को ट्रीट हम करते हैं तो ऑटोइम्यूनिटी का स्विच ऑफ हो जाता है। एक बार स्विच ऑफ हुआ फिर बॉडी अपने आप को हील अपने आप कर लेती है, जो डैमेज हुआ होता है वो हील अपने आप कर लेती है। जब किसी को संग्रहणी हो जाती है तो उसे क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? मतलब संग्रहणी में जो ऑफेंडिंग फूड्स हैं, ऑफेंडिंग फूड जो होते हैं वो 4-5 किस्म के फूड होते हैं। नंबर 1 तो एनिमल फूड्स। एनिमल फूड के बारे में वंदना मैं ये बहुत कैटेगोरिकली श्रोताओं को बता दूं कि ह्यूमन बॉडी को एनिमल फूड की ज़रूरत नहीं होती। आवर बॉडी डज नॉट नीड एनिमल फूड्स। ये एनिमल फूड्स खाए बिना बहुत खुश रहती है, बहुत हल्की फुल्की रहती है, बहुत लाइट रहती है, बहुत आप एक्टिव रहते हो। तो ये जो हमने बहुत सारा झमेला एनिमल फूड का अपने गले में डाल रखा है, एक तो वो महंगा है, जितना एनिमल फूड है सारे का सारा बहुत महंगा है। दूसरी बात, आप फालतू का मार काट करते हो, खून बहाते हो,
उसकी भी ज़रूरत नहीं है। उसको पालने में आप अजीब अजीब किस्म के तरीके यूज़ करते हो, केमिकल यूज़ करते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। तो और दूसरी बात, इकोलॉजिकली भी वो बहुत बढ़िया नहीं है, इकोलॉजिकली भी बहुत वो जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आज अगर दुनिया बची हुई है तो सिर्फ वेजिटेरियन फूड की वजह से बची हुई है। अगर सारे के सारे लोग नॉन वेज खाने लगे तो इतना नॉन वेज पैदा ही नहीं हो सकता, क्योंकि 10 केजी कम से कम जितने 50 लोगों का जो वेजिटेरियन खाना है वो एक बंदे का नॉन वेजिटेरियन खाना बनता है। तो इसलिए इकोलॉजिकली भी है, सस्टेनेबल नहीं है। तो ये, और साइंस ने बड़ा कैटेगोरिकली प्रूव कर दिया कि ह्यूमन बॉडी को एनिमल फूड्स की ज़रूरत नहीं है। आप प्योर प्लांट फूड खाओ और बहुत बढ़िया बॉडी है, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, मेंटली भी अलर्ट रहोगे, फिजिकली भी चुस्त रहोगे। तो इसलिए हम कहते हैं सबसे पहला कि आप प्लांट बेस्ड होल फूड खाओ। प्लांट बेस्ड होल फूड, चाइना स्टडी का जो कैटेगोरिकल मैसेज, वन लाइन मैसेज है, प्लांट बेस्ड होल फूड, यानी कि पौधे खाने हैं हमने, और होल फूड का मतलब जैसे वो नेचर से आता है वैसा का वैसा खाना। और दूसरी बात, प्लांट एनिमल फूड में दूध भी आता है। आमतौर पे हम लोग भूल जाते हैं कि दूध भी एनिमल फूड है। तो दूध भी हमको नहीं लेना किसी भी शक्ल में। तो दूसरी बात आ गई प्रोसेस्ड फूड्स। जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, ये प्रोसेसिंग की वजह से इनके जो फूड की जो प्रोसेसिंग आर्टिफिशियली की जाती है उसमें फूड्स बहुत अनहेल्दी हो जाते हैं। वो केमिकली प्रिजर्व्ड होते हैं, केमिकली प्रोसेसिंग की होती है और बॉडी में अननेसेसरी ज़बरदस्ती घुस जाते हैं। ये मान लीजिए एक प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट है, वो आपकी बॉडी में एकदम से शुगर की पीक मारेगा। जो नेचुरल शुगर्स हैं वो नहीं मारेंगी। जैसे फल हैं, फल आप खा लो, ये बहुत ही स्मूथ आपको शुगर कर देंगे, लेकिन आप चीनी खाओगे एकदम से ऊपर जाएगा, ब्रेड खाओगे एकदम से ऊपर जाएगी। तो प्रोसेसिंग ऑफ फूड जो है इसको मिनिमम होना चाहिए। प्रोसेसिंग वो घर वाली प्रोसेसिंग ठीक है, डस्टी वाली प्रोसेसिंग नहीं चाहिए। घर वाली प्रोसेसिंग में क्या है, आपको अगर अगर अगर, अगर रॉ नहीं खाना तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम कर लो या बॉयल कर लो या थोड़ा हल्का फुल्का कुक कर लो। ये जो ड्रास्टिक प्रोसेसिंग है वो जो इंडस्ट्री वाले करते हैं कि पूरे के पूरे फूड का सत्यानाश मार के फिर वो वापस चार गुना प्राइस पे हमको दे देते हैं। एक जो फास्ट फूड्स हैं हमारे, फास्ट फूड्स की नेचर ही ऐसी है कि ये सारे के सारे सिकनेस जनरेटिंग है। तो फास्ट फूड्स भी हमको नहीं खाने। ये केक, शेक, बर्गर और पिज़्ज़े और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं, और बर्गर पिज़्ज़े खाने भी हों तो वो ये भी हेल्दी ढंग से बन सकते हैं। चलो वो तो मेथड है, लेकिन जिस ढंग से ये मैदे से या आटे से बनाए जाते हैं वो टोटली अनहेल्दी है। अगर मान लीजिए हमको बर्गर खाना है या पिज़्ज़ा खाना है तो वो भी हेल्दी फूड का बन सकता है और फ्रेश बन सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रिजर्व्ड, बॉटल बंद, डिब्बा बंद फूड, इंडस्ट्रियल फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड फूड्स, जैसे रिफाइंड ऑयल्स हैं, दे आर टोटली अनहेल्दी। नेचुरल ऑयल्स आर हेल्दी, रिफाइंड ऑयल्स आर अनहेल्दी। नेचुरल जो गुड़ और शक्कर है वो रिलेटिवली हेल्दी है, चीनी है वो अनहेल्दी है। सॉल्ट है, क्रूड सॉल्ट इज़ हेल्दी, जो रिफाइंड सॉल्ट है वो अनहेल्दी है। तो पूरे का पूरा प्रूव हो चुका है। तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं हमको ये फूड्स खाने हैं। और साथ में प्लांट फूड्स में से हमको जो फूड्स बेस्ट फूड्स हैं वो है फल, फ्रेश फ्रूट्स, उसके बाद जिसको हम ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, नट्स, उसके बाद सब्ज़ियाँ, हर तरह की सब्ज़ियाँ, वो पत्तेदार सब्ज़ियाँ भी हों या वो फलों वाली हो या फूलों वाली हो या अलग अलग तरह की फलीदार सब्ज़ी हो, या अलग अलग सब्जियों का अपना अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू है। और पल्सेस, दालें हैं, और ऑयल सीड्स हैं। ऑयल सीड्स जो तिल है, अलसी है, आपका चिया सीड्स हैं। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं बहुत हेल्दी फूड्स हैं। नट्स हैं, जो नट्स में से बहुत बढ़िया नट है कोकोनट, वंडरफुल फूड्स है। नेचर का इतना बढ़िया गिफ्ट है कि वो आप कोकोनट किसी भी शक्ल में खाओगे तो हेल्दी है, चाहे वो उसका पानी पियो या उसकी गिरी खाओ, वो ताज़े वाली खाओ या सूखी वाली खाओ या उसका ऑयल निकाल के लो रॉ फॉर्म में। सब तरह से कोकोनट बहुत ही उत्तम किस्म का वो है।
संग्रहणी का आपके मॉडर्न मेडिसिन के अलावा जो आप होलिस्टिक लाइफ बताते हैं उसमें क्या इलाज है? उसमें वंदना यही इलाज है, एक तो डाइट करते हैं हम लोग, डाइट हेल्दी डाइट खानी है, उसके साथ वो मेडिसिनल प्लांट्स, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स देते हैं हम लोग। वो जो सिंगरेनी के लिए हम लोग कुछ काढ़े बना के देते हैं, कुछ जूसेस देते हैं, कोई नेचुरल डाइट में हम ग्रीन जूस, जैसे ग्रीन जूस हम लोग बहुत पॉपुलराइज किया हमने। ग्रीन जूस का मतलब सब्जियों का जूस। तो सब्जियों की दिक्कत ये होती है वंदना कि सब्जियां बहुत ज़्यादा आप खा नहीं सकते हो, लेकिन जूस के तौर पे आप वही खा सकते हो। जूस बहुत आसान है आपको डाइजेस्ट करना, सब्जियां बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। आप कितना खीरा खा लोगे, कितनी पालक खा लोगे, तो वो नहीं खा सकोगे, लेकिन उसके आगे जूस निकालोगे तो वो बहुत बढ़िया। इसी तरह से काढ़े हैं जो, अब काढ़े का जो मान लीजिए आपको किसी प्लांट का, मान लो उसका जामुन का काढ़ा पीना है, या आपको तुलसी का काढ़ा पीना है, या आपको अमरूद का काढ़ा पीना है, या कड़ी पत्ते का काढ़ा पीना है। कड़ी पत्ता तो आप नहीं खा सकते, ना तो उसका टेस्ट है खाने वाला, ना उसको आप खा भी नहीं, हजम भी नहीं कर पाओगे, लेकिन काढ़े की शक्ल में अगर लोगे आप तो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है। तो ऐसी हम प्लांट्स की कुछ चीज़ें जो फूड के तौर पे सीधी नहीं खाई जा सकती, उसको मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से उसके काढ़े या जूस या कुछ ऐसा चीज़, ऐसा कन्वर्शन, चटनी, अचार, तो उसमें कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो हम यूज़ कर सकें। तो बहुत सारे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं हम उसमें सिंगरेनी में यूज़ करते हैं, और साथ में फिज़िकल एक्सरसाइज, योगा, पर्टिकुलरली योगा का हम प्राणायाम बहुत ही वंडरफुल हीलर होते हैं। प्राणायाम सिखाते हैं हम लोग पेशेंट्स को, और फिर हैप्पीनेस प्रोटोकॉल, खुश रहना। तो आमतौर पे ये जो क्रोन डिजीज़ जैसी बीमारियों के जो पेशेंट्स होते हैं ये होपलेस हो जाते हैं, ये अंदर से बहुत, जैसे डिप्रेशन के पेशेंट भी हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति होपलेस हो गया वो हील नहीं करेगा, वो क्योर नहीं होगा, क्योंकि क्योर होने के लिए आपको अंदर से एक बहुत ही एक होपफुलनेस चाहिए, चीयरफुलनेस चाहिए, खुश चाहिए। तो वो खुशी का हमने एक हैप्पीनेस प्रोटोकॉल भी डेवलप किया, जिस पे कभी सेपरेट बात कर लेंगे हम हैप्पीनेस प्रोटोकॉल पे। तो हैप्पीनेस प्रोटोकॉल हमने डेवलप किया कि खुश कैसे रहना है, कैसे अपने रिलैक्स्ड रहना है, टेंशन फ्री रहना है, खुश रहना है, हंसना है, गाना है, तो वो भी करते हैं हम लोग। तो वो एक माइंड मैनेजमेंट का पार्ट है। और फिर अगर बाकी हेल्प लेनी है तो हम होम्योपैथी की हेल्प भी लेते हैं, आयुर्वेद की हेल्प भी ले लेते हैं, एक्यूप्रेशर की हेल्प भी ले लेते हैं। तो ये पूरी हेल्प, एलोपैथी की भी जहाँ हेल्प, एलोपैथी की भी जरूरत होती है, एलोपैथी की भी हेल्प लेते हैं। तो सभी को अगर कंबाइन कर देते हैं तो वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं। 1 साल के अंदर अंदर ये सिंगरेनी वाले सभी पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं। डॉक्टर आज़ाद, आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। अगर आप भी संग्रहणी की बीमारी से ग्रसित हैं तो डॉक्टर आज़ाद से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर आज़ाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सभी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।